कोई भी बाप अपनी बेटी के साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर मेरे पति अपनी बेटी के साथ इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे थे। मेरी बेटी हर वक्त चीखती रहती थी, चिल्लाती रहती थी, परंतु उस बाप को उस पर एक जरा भी रहम नहीं आती थी। और फिर एक दिन अचानक, आज रोहित को आने में काफी देर हो गई थी। रात के 2 बज गए थे, जबकि वो 6 बजे तक घर आ जाते थे। मैं रोहित का इंतजार करते करते थक गई थी और अब नींद मुझे अपनी आगोश में लेने ही वाली थी कि अचानक से थोड़ी देर बाद दरवाजे पर घंटी बजी। जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि रोहित खड़ा था। वो बिना मेरे हालचाल पूछे घर के अंदर आ गया। उनके तेवर बहुत ही गर्म दिख रहे थे। मैं समझ गई कुछ ऐसी जरूरी बात है जिसकी वजह से रोहित इतने गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। वो घर के अंदर आते ही सीधे मेरी बेटी रश्मि के कमरे में चले गए और वहां कमरे में रश्मि को ना देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। इतनी रात को रश्मि कहाँ चली गई? मैंने उनसे कहा, अभी तो यहीं पर थी। हो सकता है बाथरूम गई होगी या फिर छत पर चली गई होगी। आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? लेकिन मेरी बातों पर रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर छत पर और घर में इधर उधर पागलों की भांति रश्मि को ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद रश्मि बाथरूम से बाहर आई। रश्मि पर नजर पड़ते ही रोहित का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया और वह रश्मि का हाथ पकड़कर उसे दूसरे कमरे में ले आए, जो घर के अंदर एक साइड में बना हुआ था। रश्मि चिल्लाते हुए अपना हाथ उनसे छुड़ाने लगी, परंतु रोहित तो काफी गुस्से में थे। उन्हें रश्मि को बेड पर पटक दिया और फिर कमरे से बाहर निकलकर कमरे में ताला लगा दिया। रश्मि पागलों की भांति चीख रही थी, चिल्ला रही थी और जिसकी आवाज पड़ोसियों के घरों तक जा रही थी। मुझे तो बहुत ही शर्म आ रही थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। आखिर रोहित ऐसा क्यों कर रहे थे? मैं रोहित से कहने लगी, आप जवान लड़के पर ऐसे हाथ नहीं उठा सकते हैं। आपने उसे कमरे में बंद क्यों किया? तो रोहित मुझे कहने लगे, तुम बिल्कुल चुप रहो। तुम्हें जिस बात की समझ नहीं उसमें तुम मत बोलो। आखिर रोहित ऐसा क्यों कर रहे थे? मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैं रोहित से बोलने लगी, आखिर तुम जवान लड़की के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उसको क्यों कमरे में बंद किया हुआ है? मैं बार बार रोहित से एक ही सवाल किए जा रही थी, परंतु रोहित अब आगे और कोई भी जवाब नहीं दे रहा था और बस मुझे चुप रहने के लिए कह रहा था। अभी रोहित बहुत ही गुस्से में था, इसलिए मैं चुप हो गई। लेकिन उसने मुझे फिर कहा, खबरदार अगर आगे से तुमने इसे घर से बाहर निकलने दिया, जब तक मेरी इजाजत ना हो तब तक ये इस कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकती। अब यह सारा वक्त इसी कमरे में कैद रहेगी। ना ही यह बाहर जाएगी और ना ही इससे मिलने के लिए कोई इस घर में आएगा। रोहित के तेवर देखकर मैं बहुत ही डर गई थी। मुझे तो अभी शक लगने लगा था कि रश्मि रोहित की सगी बेटी है या भी नहीं। असल में मैं रश्मि की सतोली माँ थी और उसके बाप रोहित ने मुझे दूसरी शादी की थी। शायद रश्मि की पहली माँ मर चुकी थी। रश्मि हर वक्त अपनी माँ को याद करके रोया करती थी। मैंने उसे बहुत ही प्यार से समझाया, उसे हर वक्त मोहब्बत देने की कोशिश की, मगर मेरी लाख कोशिश के बावजूद वो अपनी माँ को भूल नहीं पा रही थी। मैं रश्मि को बिल्कुल अपनी सगी औलाद की तरह प्यार करती थी। अब जब से रोहित ने उसे कमरे में बंद किया था, मैं यह देख देख कर अंदर ही अंदर घुट रही थी। मैं रोहित को कहा, रोहित प्लीज थोड़ी देर के लिए तो रश्मि को कमरे से बाहर निकाल दो। मगर उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। रश्मि कमरे में चिल्ला रही थी, चीख रही थी और जब बेबस लाचार होकर से देखे जा रही थी। मैं जब रश्मि को खाना देने के लिए कमरे में गई, उसने मेरे पांव पकड़ लिए और बोली, मम्मी जी भगवान के लिए मुझे यहाँ से निकाल दो। पापा से पूछो आखिर मेरा कसूर क्या है। मेरी गलतियां तो बताए, मैंने क्या किया है जो उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया? क्या मैं अपनी सहेलियों से भी नहीं मिल सकती? वह मेरे पाँव में पड़ी रो रही थी। मुझे उस पर तरस आ गया। बिन माँ की औलाद भी जमाने के हाथों कितने रुस्वा होती है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ बेटी, तुम तो जानती हो ना तुम्हारे पापा का गुस्सा कितना जालिम है। वह मुझे भी नहीं छोड़ेगा। अगर मैं तुम्हें यहाँ से निकालने की प्रयास की। तो मैं कमरे में बंद रश्मि से बातें कर ही रही थी कि फोन की घंटी बजी। मैं फोन की तरफ दौड़ी, दरवाजा खुला रह गया और फिर रश्मि को कमरे से बाहर निकलने का मौका मिल गया। मैं फोन पर बातें करने लगी। मेरी नंद की कॉल थी। वह कहने लगी, हमने अपने बेटे मोहन का रिश्ता तय कर दिया है। लड़की वालों की जल्दी ही अगले महीने मोहन की शादी कर रहे हैं। तुम लोग जरूर आना। ननद की तरफ से शादी की खुशखबरी सुनकर मैं सोचने लगी, मैं रश्मि को अपने साथ शादी पर लेकर जरूर जाऊंगी। लेकिन उसके पापा इतनी करीबी शादी में जाने से रश्मि को बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे।
तभी अचानक मेरी नजर कमरे की तरफ गई। मैंने देखा एक कमरा खाली था। मेरा तो दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं भागते हुए कमरे में गई, लेकिन रश्मि मुझे कमरे में नहीं मिली। अब मैं पूरे घर में रश्मि को ढूंढने लगी। अचानक से रश्मि मुझे किचन में फर्श पर सोई हुई मिली। वो बस रोए जा रही थी, जबकि उसके हाथों में एक कागज का टुकड़ा था। मैं बड़ी मुश्किल से उसे वहां से उठाया और उसके कमरे में ले आया। वह अभी भी रो रही थी। मैंने उसे वहीं पर छोड़ दिया और फिर कमरे में ताला लगा दिया। शाम के समय जब रोहित ऑफिस से घर आया तो उसने रश्मि के बारे में मुझसे पूछा। मैंने उन्हें कहा कि जब मैं उसको खाना देने के लिए गई तब उसने मुझे कहा कि उसका कमरे में दम घुट रहा है, उसे कमरे से निकलना है। मेरी बात सुनकर रोहित बोला, बिल्कुल नहीं, उसे कमरे से बाहर बिल्कुल नहीं आने देना है। और तो और तुम इस कमरे की खिड़की को भी लॉक कर दो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई भी मेरी बेटी के बारे में ऐसी वैसी बातें करे। अच्छा होगा कि तुम इसे संभाल लो, वरना मुझे किसी तरह की उम्मीद मत रखना। मुझे अपने पति की बात पर लाज रखना था और अपनी बेटी को भी जुर्मों से बचाना था। मैंने हाँ भर ली। मगर अगले ही हफ्ते मेरी ननद के बेटे की शादी थी। मैंने रोहित से बात की, हम रश्मि को भी शादी में साथ लेकर जाएंगे, नहीं तो लोग 100 तरह की सवाल करेंगे और फिर हमारी बदनामी होगी। इससे जो अच्छा है हम रश्मि को अपने साथ लेकर चले, क्योंकि अगर आप रश्मि को जाने नहीं देंगे तो सारा इल्जाम हमारे सर पर आ जाएगा। रोहित मुझे बोला, बिल्कुल सही बात है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन तुम्हें इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि रश्मि कहीं और जा ना पाए, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं रोहित की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गई थी। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो रोहित अपनी बेटी रश्मि के साथ इस तरह से बर्ताव कर रहे थे। मैं लाख जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रोहित मुझे कुछ भी पता ही नहीं रहे थे। आखिरकार रश्मि का कसूर क्या था। खैर अब मैं और रश्मि बड़ी बेसब्री से अगले हफ्ते का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अगला हफ्ता ही मेरी ननद के बेटी का शादी था और हम लोगों को वहां पर जाना था। अगले हफ्ते हम लोग शादी में चले गए। हम लोगों की ननद बहुत ही खातिरदारी की। मैं रश्मि को भी साथ में लेकर गई थी। ननद के यहाँ पहुंचने पर रश्मि मुझे कहने लगी वह अपनी सहेलियों से मिलना चाहती है। मैंने उसे कहा, तुम्हें जिस सहेली से भी मिलना है तुम यहीं पर मिल लो, क्योंकि मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे पापा ने मुझे सख्त मना किया है कि तुम्हें मैं कहीं भी अकेले नहीं भेजू। मेरी बात सुनकर रश्मि चुप हो गई। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन मैंने देखा कि वह अपनी नजर इधर उधर दौड़ा रही थी। और फिर 2 दिन इसी तरह बीत गए। 2 दिन तो बहुत ही आराम से बीते थे और अब तीसरे दिन तकरीबन 7 बजे शाम को हम सभी लोगों को बारात लेकर लड़की के यहाँ जाना था। हम लोग भी गाड़ियों में बैठे रहे थे। मैंने देखा कि रश्मि चुपके से लोगों से नजर छुपाकर कहीं निकलकर जा रही थी। मैं पीछे से रश्मि को आवाज दिया, लेकिन रश्मि ने मेरी आवाज नहीं सुनी। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और अब मैं गाड़ी से निकल गई और रश्मि का पीछा करने लगी। मेरी नजर हर वक्त रश्मि पर ही थी। मैं उसका पीछा कर रही थी और रश्मि सड़क के किनारे किनारे कहीं जा रही थी। वह मेरे आगे थी और मैं उसके पीछे थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रात के अंधेरे में वह न जाने किससे मिलने के लिए जा रही थी। एक पल तो मुझे लगा कि हो सकता है रश्मि का किसी से चक्कर हो, परंतु फिर दूसरे पल मुझे यह तो समझ में आ गया कि रश्मि का किसी से कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से वो परेशान थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी से बहुत ही डर रही थी या मुझसे कोई बात छुपा रही थी। खैर मैं रश्मि के पीछे पीछे चली जा रही थी। उसने सड़क पार किए, मैंने भी सड़क पार किया और फिर मैंने देखा कि थोड़ी देर के बाद रश्मि एक फोन बूथ पर गई। उसने किसी को फोन किया और फिर फोन बूथ के बाहर खड़ी होकर इंतजार करने लगी। मैं भी उससे तकरीबन थोड़ी दूर ही छुपकर खड़ी उसे देख रही थी। अभी थोड़ी ही देर हुए थे कि एक बड़ी सी काले रंग की गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। अब रश्मि उसमें बैठ गई। जब रश्मि उसमें बैठ गई और गाड़ी ने अपनी रफ्तार पकड़ ली, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत ही देर कर दी। मैं गाड़ी के पीछे भागती हुई उसे आवाज दे रही थी, मगर उसने कोई ध्यान ना दिया। मुझे समझ में आ गया था कि अब मुझे बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ेगा और मुझे अब रोहित के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। ना जाने रश्मि कहाँ चली गई, और जब यह बात रोहित को पता चलेगी, पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगे। मैं डर के मारे कांपने लगी थी। अभी मैं वहीं पर चुपचाप से खड़ी हो गई थी। अचानक से टैक्सी वहां से गुजर रही थी। मैंने उस टैक्सी को रोक लिया और फिर उसे गाड़ी का पीछा करने के लिए कहा। टैक्सी वालों ने ऐसा ही किया। सामने वाली गाड़ी चलती जा रही थी, यहाँ तक कि चलते चलते गाड़ी उस इलाके में आ गई जहाँ शरीफ लोग नहीं जाते हैं। मैं ये देख कर हैरान रह गई थी। मेरी बेटी यानी रोहित की बेटी ऐसा काम भी कर सकती है,
और उस जगह पर भी जा सकती है जहां पर कि शरीफों लोग नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं। मगर मैं मजबूर थी। मेरी बेटी कहाँ जा रही थी? टैक्सी वाला भी समझ गया था यह कौन सा इलाका है। आसपास अश्लील गाने की आवाजें और शब्द के इस्तेमाल, दरवाजे पे खिड़की पे खूबसूरत हसीनाओं का मेला लगा हुआ था। टैक्सी वाला कुछ कुछ कहना चाह रहा था मगर मैं बिल्कुल चुप थी। गाड़ी के आगे बढ़ते जा रही थी, यहाँ तक कि खूबसूरत बंगले के सामने जाकर वह गाड़ी रुक गई। रश्मि और वह आदमी जो कि गाड़ी में बैठा हुआ था, दोनों उस बड़े से घर के अंदर चले गए। बहुत ही आलीशान घर था वह। उस घर के गेट पर 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। उस घर के सामने का माहौल बड़ा ही अजीब था। मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा, मुझे थोड़ा आगे उतार दो। कहने लगा, दीदी यह मोहल्ला आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप शरीफ औरत लगती है। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आपके लिए यहाँ रुकना मुश्किल हो सकता है। मैं जानता हूँ कि आप उस लड़की को और उसका पीछा करके यहाँ पर आई हैं। जब तक वह आदमी यहाँ से निकलेगा तब तक आप उनसे बात कर लीजिएगा। अंदर जाना सही नहीं होगा। ड्राइवर की बात सही थी। मैं उस माहौल में कभी भी नहीं गई थी, तो बाहर ही रुक गई और रश्मि का इंतजार करने लगी। मगर उस आलीशान घर के सामने जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, उन दोनों ने हमें देख लिया और फिर वह लोग हमारी गाड़ी के पास आकर हमें वहां से जाने के लिए कहने लगा। तब उस टैक्सी ड्राइवर ने बॉडीगार्ड से बचने के लिए मशहूर किसी लीला भाई का नाम लिया और कहा कि उसका इंतजार कर रहा हूं। तब बॉडीगार्ड ने हमें कुछ नहीं कहा। आखिरकार हम लोग वहां कितनी देर रुक सकते थे? 1 घंटा गुजर गया। अभी तक रश्मि बाहर नहीं आई थी। इंतजार करते करते मेरे पांव दुखने लगे थे। मेरी हालत देखकर तब ड्राइवर ने मुझे कहा, लगता अब अंदर जाकर ही पता करना होगा आखिर आपकी बेटी रश्मि कहाँ है। लेकिन फिर वह मुझे कहने लगा, यह लोग काफी गर्म दिमाग के होते हैं। मैंने भी यह सुना है कि एक बार जो इस तरह के घर में चले जाते हैं फिर जल्द वापस नहीं लौटते। उनके लिए बाहर का रास्ता बंद हो जाता है। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप घर चले जाइए। ड्राइवर की बात सुनकर मैं डर गई और फिर मैं वापस घर आ गई। लेकिन मेरी दुनिया तो अब लुट चुकी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रोहित को क्या जवाब दूंगी। मैंने अपने मन की यह बात एक सहेली को बताई और मैंने उसे कहा, रश्मि उसी जगह पर गई है जहां पर कि शरीफ लोगों को जाना पसंद नहीं करते। मेरी सहेली ने मुझे तसल्ली दी और बोली कि मुझे तो लगता है रश्मि को किसी ने बहलाया है या आवश्यक कोई लड़के का चक्कर है और लगता है कि उसकी जाल में फंस चुकी है। क्योंकि आजकल लड़के लोग आसानी से लड़कियों को अपना शिकार बना लेते हैं और फिर भोली भाई लड़कियां उसके चुंगल में फंसकर ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर से निकलना मुश्किल होता है। अगर रश्मि के साथ भी ऐसे ही कोई बात है, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मगर एक बात अच्छी है कि तुम उस जगह को जानती हो जहां पर कि रश्मि गई है और अब हम लोग उसे वहां से ला सकते हैं। हमें लगता है कि हम लोगों को पुलिस की मदद लेनी चाहिए। मगर मैं जानती थी रश्मि किसी के प्यार के चक्कर में नहीं पड़ी है। अगर वह किसी से प्यार करती तो मुझे अवश्य ही बताती। अगर वह किसी लड़के से शादी करना चाहती तो वह हर हाल में रोहित से यह बात कहती। परंतु यहाँ बात कुछ और ही था और इस बात की जानकारी रोहित को भी थी। अब मैं रोहित का इंतजार करने लगी थी। रोहित हम लोगों के साथ शादी में नहीं आया था क्योंकि उसे ऑफिस में कुछ काम पड़ गया था और वह बोला था कि वह सीधे बारात में ही मिलेगा। कुछ तो रोहित और रश्मि के बीच में बातें थी जो कि मैं नहीं जानती थी, क्योंकि मैं बहुत बार देखा कि जब भी रोहित और रश्मि कभी आपस में बातें करते और मैं सामने आ जाती वह दोनों चुप हो जाते थे। अब मैं रोहित का इंतजार कर रही थी। रात के 10 बज चुके थे। शादी होने के बाद बारात वापस दुल्हन को लेकर लौट गया। साथ में रोहित भी बारात के साथ लौटा था। जैसे उसने मुझे देखा वह रश्मि के बारे में पूछने लगा। मैं रोहित को सारी बातें सच सच बता दी। मेरी बात सुनने के बाद ही रोहित गुस्से से आ गया और वह आग बबूल हो गया और मुझे बहुत ही भला बुरा कहा। मैं एकदम से चुप हो गई थी क्योंकि मैंने देखा कि रोहित गुस्से में एकदम पागल सा हो गया था। मुझे भला बुरा कहने के बाद अपना सर पकड़कर बैठ गया। मुझे बहुत ही पछतावा हो रहा था कि मैंने यह क्या कर दिया। मैं रोहित को कहा, अब हमें रश्मि को लाने के लिए जाना चाहिए। भले ही बदनामी हो लेकिन हमारी बेटी तो वापस आ जाएगी। मेरी बात सुनकर रोहित बोला कि ऐसे करना सही नहीं होगा। मैं पहले खुद वहां जाऊंगा। मैंने कहा, तुम्हें वो जगह पता नहीं है। लेकिन मैं उस वक्त हैरान रह गई जब रोहित ने कहा कि वह उस जगह के बारे में जानता है। अब उन्होंने मुझे घर पर ड्रॉप किया और खुद रश्मि को लेने के लिए चले गए। मैं उनके कई बातों पे गौर करने लगी और सोचने लगी कि लीला भाई की कोठी में ऐसे क्या है कि बेटी भी वहां पर जा बैठी है। अब रात काफी हो चुकी थी और मैं रोहित के इंतजार कर रही थी कि आधी रात को अचानक से दरवाजे की घंटी बजी और जब मैं दरवाजा खोला तो मैंने देखा रोहित और रश्मि दोनों दरवाजे पर खड़े थे और उन दोनों के साथ एक अधेड़ उम्र की औरत भी खड़ी थी।
वो तकरीबन 45 साल की लग रही थी। उनके चेहरे पे काफी झुर्रियां थी। वो बहुत ही उदास और बीमार दिखाई दे रही थी। मैं उन लोगों को अंदर आने के लिए कहा। अंदर आने के बाद रोहित अपने कमरे में चले गए, जबकि रश्मि उस औरत के साथ दूसरे कमरे में चली गई। वह दोनों कमरे में कुछ बातें कर रही थी। मैं उन दोनों की बातें सुनने के लिए पीछे पीछे गई तो मैंने देखा कि वह दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रो रही थी। मुझे देखकर यह लगा कि हो ना हो ये दोनों एक दूसरे को काफी दिनों से जानते हैं। मैं अपने कमरे में आई और रोहित से बातें करने की कोशिश की, लेकिन रोहित ने मुझे कुछ नहीं कहा और फिर वो चुपचाप से सो गए। सुबह उठने के बाद रोहित नाश्ता करके ऑफिस चले गए और मैं किचन में और दूसरे काम निपटाने लगी। अभी मैं जल्दी से जल्द काम निपटा ही रही थी कि उसी समय रश्मि बहुत ही हड़बड़ाहट के साथ किचन में आई। मैंने उससे कहा, रश्मि देखो सर्दी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और मुझे सर्दी भी लग रही है। तुम एक काम करो, जल्द से जल्द काम निपटाने में थोड़ी मेरी मदद कर दो। मेरी बात सुनने के बाद रश्मि मुझे बोली, उनकी हालत सही नहीं है, मुझे उनके पास जाना है। मैं उनके लिए चाय बनाने के लिए किचन में आई हूँ। और फिर उसके बाद रश्मि जल्दी जल्दी किचन में चाय बनाने लगी। चाय बनाते वक्त दौड़कर चाय लेकर अपने कमरे में चली गई। उसे अभी गए 2 मिनट ही हुए थे कि मुझे रश्मि के कमरे से चीखने और चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैं भी दौड़कर रश्मि के कमरे में गई तो मैंने देखा रश्मि उस औरत के सर को अपनी गोद में रखकर रो रही थी, जबकि वह औरत एकदम से शांत हो गई थी। उसकी आंखें पत्थर सी हो गई थी, यानी कि अब वह औरत इस दुनिया में नहीं थी। रश्मि एकदम से रोई जा रही थी। मैं रश्मि को बहुत ही मुश्किल से संभाला और फिर रोहित को फोन करके सारी बातें बताई। रोहित ने मुझे गुस्से में कहा, यह बात किसी को मत बताना, मैं अभी तुरंत आता हूँ। और देखना रश्मि ज्यादा चीखी चिल्लाई नहीं, ठीक है? मुझे तो रोहित की बातें सुनकर हैरत हो रही थी कि रोहित उस औरत की मौत की बात सुनकर भी इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर रहा था। थोड़ी देर बाद ही रोहित ऑफिस से चले आए और उनके साथ 2-3 लोग भी थे। उन्होंने उस औरत को उठाया और फिर वो लोग उस औरत को गाड़ी में डालकर कहाँ ले गए मुझे कुछ भी पता नहीं चल पाया। रोहित ने फिर से रश्मि को कमरे में बंद कर दिया। मुझे रश्मि पर बहुत ही तरस आ रहा था। लगता था कि उस औरत से रश्मि का कोई गहरा रिश्ता था। मेरा भी दिल बहुत ही मायूस हो रहा था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मेरी हालत यही सब सोच सोचकर बहुत ही बुरी हो रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि रोहित और रश्मि मुझे कुछ छुपा रहे हैं और लाख कोशिश करने के बाद भी वह दोनों मुझे कुछ बता नहीं रहे थे। 3 दिन से घर में अजीब सी मायूसी छाई हुई थी। थोड़ी देर बाद ही रश्मि के कमरे का दरवाजा खुला। वह मुझसे लिपटकर रोने लगी। मैंने कहा, मेरी बच्ची क्या हुआ? तुम मुझे कुछ बताती क्यों नहीं हो? आखिर बताओ तो सही, वह औरत कौन थी? तो उसने रो रो कर बताया उस औरत से उसका क्या रिश्ता था। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी माँ थी। यह सुनकर तो मेरे पांव तले जमीन निकल गई, क्योंकि रोहित ने मुझसे कहा था उसकी पहली पत्नी की मौत हो गई है। इस बात का मेरे दिल पर बहुत ही बड़ा सदमा लगा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित ने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, लेकिन उस वक्त रश्मि को तसल्ली देना ज्यादा जरूरी था। शाम तक वह संभल गई। उसकी आंखें रो रो कर पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। मैंने उसे सोने के लिए कहा। वह चुपचाप से अपने कमरे में चली गई और बेड पर जाकर लेट गई। थोड़ी ही देर बाद शाम के समय जब रोहित आए तो मैं उनसे कहा, आपने मुझसे इतनी बड़ी बातें क्यों छुपाई? जब रोहित मुझे कहने लगा, क्योंकि मैं उस औरत को बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ जिसने मेरी बेटी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा था। मेरी छोटी सी प्यारी बेटी को कुछ महीने बाद ही छोड़कर फिर से अपने कोठे पर चली गई थी। तुम्हें पता है, मैंने उस औरत को पूरी इज्जत दी, समाज में उसे इज्जत दिलाई, उसे पूरा समाज के सामने शादी की, पर उसने मुझे सिर्फ धोखा दिया। उसे अपनी छोटी सी बच्ची का भी ख्याल नहीं आया। मैंने उस औरत को इतनी इज्जत दी थी, मोहब्बत किया। मैंने दुनिया भर की दौलत उसके कदमों में रख दी थी, मगर वह अपनी हरकतें से बाज नहीं आई। मैंने उसे इस समाज और दुनिया में इज्जत के साथ रहने का मौका दिया था। गंदी गलियों से, उस नरक भरी जिंदगी से उसे बचाया था और उसे अपनी पत्नी बना लिया था। उसने मेरी इतनी प्यारी बेटी को भी पैदा किया, मगर वह बड़ी अभागन औरत थी। उसने बेटी का भी ख्याल नहीं किया, बल्कि उसे भी अपनी हवस का शिकार में धकेलना चाहा। मेरी बेटी अपनी माँ को याद जरूर करती थी, लेकिन वह उसकी तरह नहीं बनना चाहती थी। अपनी माँ को अपने घर में रखना चाहती थी। वह हमेशा अपनी माँ की खोज में लगी रहती थी। भगवान जाने किस कमबख्त नौकर ने उसे बता दिया कि उसकी माँ एक बाजारू औरत है और वह कोठे पर रहती है। और फिर मेरी बेटी उस आदमी के जरिए अपनी माँ के पास पहुंच गई। वह तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। उस रात तुमने रश्मि को उस कोठे पर जाते हुए देख लिया था, जिस कारण मुझे पता चला कि मेरी बेटी कहाँ पर है।
मैं जब रश्मि को लाने के लिए गया था तो मैंने देखा कि रश्मि अपनी माँ से लिपटकर रो रही थी। मैंने उसे जबरदस्ती वहां से लाया, पर वह वहां से आने को तैयार नहीं थी। उस कमबख्त औरत को भी साथ ले आई जिसने हम दोनों बाप बेटी को बर्बाद किया था। मैं समझता हूँ कि इस औरत को अपने कर्मों की सजा मिली है। ये एक बहुत बड़ी बीमारी की शिकार हो गई थी और फिर उस बीमारी ने इसकी जान ले ली। और अब मैं उस औरत का नाम भी सुनना पसंद नहीं करता हूँ। और आइंदा इस घर में उसके बारे में कोई भी बातें नहीं होगी। और यह जिम्मेदारी बस तुम्हारी है कि रश्मि अब कभी भी उस औरत के बारे में कोई बात ना करे। रोहित ने मेरे कंधे पे बहुत बड़ा बोझ रख दिया था। मैं आज भी उस कश्मकश में हूँ। मैं अपनी बेटी के दिल में अपने लिए जगह कैसे बनाऊं? अब आप ही मुझे बताइए, मुझे अपनी बेटी के लिए क्या करना चाहिए? उसके दिल में अपनी माँ के लिए सच्ची मोहब्बत थी और मैं चाहती थी कि मेरी बेटी भी मुझे भी अपने दिल में वही दर्जा दे जो उसने अपनी सगी माँ को दिया था। मैं हमेशा अपनी बेटी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहती हूँ, उसे दुनिया की हर खुशी दे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।